Hello and welcome to Sriman Narayan Physics on YouTube channel. My dear students, in this video program, I am going to discuss to you people about the electrostatics of conductor. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, कंडक्टर। जैसा कि तुम जानते हो, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनमें कंडक्टर के नाम से कुछ वस्तुएं हैं जिनके बारे में तुम जानते हो। बेसिकली हम मेटलिक सब्सटेंसेज को लेते हैं जिन्हें कंडक्टर के रूप में समझा जाता है। तुम जानते हो, एक कंडक्टर वह होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ए कंडक्टर इज फाउंड टू बी सच ए मटेरियल, सच ए सब्सटेंस which possesses a large number of free electrons. These free electrons are also called mobile charge carriers. ऐसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम मोबाइल चार्ज कैरियर्स के नाम से जानते हैं। और ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं, ऐसे कंडक्टर की क्या प्रकृति होती है, किस तरह से ये आचरण प्रदर्शित करते हैं यदि इन्हें हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें। हमारे आज का जो वीडियो प्रोग्राम है इसमें हम इसी बात पर फोकस करेंगे। आई एम गोइंग टू फोकस योर अटेंशन that in what manner a metallic substance or a conducting substance behaves if it is subjected to an external electric field। अर्थात अगर हम एक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो ऐसी स्थिति में इसका आचरण कैसा होता है, इसकी व्यवहार कैसी होती है, इन्हीं बातों को आज हम आज के इस प्रोग्राम में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside a conductor is 0। ध्यान दिया जाए इस बात को। मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारे पास कोई कंडक्टर हो, चाहे वह चार्ज हो चाहे वह न्यूट्रल हो, यदि चार्ज है तो भी कोई बात नहीं, और यदि अनचार्ज है, न्यूट्रल है, तो उस स्थिति में हम देखें कि क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। कल्पना करो कि हमारे पास दो मेटल के प्लेट्स हैं। ये एक मेटल की प्लेट जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और दूसरा एक मेटल का प्लेट है जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। सपोज दिस मेटेलिक प्लेट, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इट इज प्लस सिग्मा। सिमिलरली दिस प्लेट वाई, इट इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज फॉर दिस प्लेट द वैल्यू ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इट इज minus sigma. See here, it is quite obvious that if these two plates are held nearby to each other, then an electric field will exist in between the region of these two plates. स्वाभाविक सी बात है कि यदि ये दोनों प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों प्लेट्स चार्ज हैं, ये पॉजिटिवली है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, वैसी स्थिति में इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो रीजन है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया कि एक मेटल का स्फीयर ले लिया। जस्ट यू कैन सी हियर, दिस इज अ मेटेलिक स्फीयर। यह एक मेटल का स्फीयर है और इस मेटेलिक स्फीयर पर पहले से हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया है, इट इज न्यूट्रल। अब जो ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इस मेटेलिक स्फीयर को प्रविष्ट कराया, इसने एंटर किया, क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी? एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देगा तुम लोगों को चाहता हूं कि चूंकि ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही ज्यादा होगी और इस कंडक्टर के जो अंदर का रीजन है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि पहले से ये रैंडमली मूव करते हैं और जब ही इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनको हम प्रविष्ट कराते हैं तब ही इनमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अब जब उन फ्री इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगता है तो उस फोर्स के प्रभाव में इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। मान लिया जाता है ये मेटल का जो सरफेस है इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, हाफ पार्ट इसको ये लेते हैं और रिमेनिंग पार्ट जो है ऐसे ले रहे हैं, ये तुम देख सकते हो। अब होता क्या है कि इस मेटल के स्फीयर के अंदर क्योंकि फील्ड का जो डायरेक्शन है, मान लो ये फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब इधर से निकल करके और इस साइड में शिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे और ये शिफ्टिंग तब तक जारी रहती है जब तक कि, अर्थात शिफ्टिंग का सेंस यहाँ ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ये तब तक जारी रहती है जब तक एक इक्विलिब्रियम की स्टेज न डेवलप हो जाए। अब तुम कहोगे कि भाई ये इक्विलिब्रियम की स्टेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव करेंगे तो एक साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन की अतिशयोक्ति हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और इसका रिजल्ट ये होगा कि एक पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा जो हाफ पार्ट होगा वह नेगेटिवली चार्ज होगा। हालांकि अब इन दो विपरीत प्रकार के चार्जेस के डेवलप होने के चलते इन चार्जेस को हम इंड्यूस चार्जेस कहेंगे और इन इंड्यूस चार्जेस की उत्पत्ति के चलते स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। मान लो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EI से डिनोट करते हैं। ध्यान देना चाहिए ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यह फील्ड कार्य करेगा और ये स्थिति परिस्थिति यानी रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब तक जारी रहती है जब तक कि यह जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड दोनों एक दूसरे के इक्वल न हो जाए। जब भी ये स्थिति आती है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हो गया, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, परिणाम ये होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो जाती है। एंड व्हेन दिस सिचुएशन कम्स, आई मीन टू से दैट व्हेन net electric field intensity becomes equal to 0, in that situation this metallic sphere is said to be in the position of electrostatic equilibrium। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज जो है वह रेस्ट में है। तो मैंने तुमको ये बताया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी EI और E बराबर हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
आपका जीरो हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में किसी भी कंडक्टर, चाहे उसका शेप कुछ भी क्यों ना हो, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वह हमेशा जीरो होती है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट electric field intensity that is vector A at a point is perpendicular to the surface of the charged conductor. अब इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, चाहे उसका शेप कुछ भी क्यों ना हो, ये पाया जाता है कि उसके सरफेस पर स्थित किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, उसका डायरेक्शन उस पॉइंट पर उस सरफेस के हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। इसको हम तुम लोगों को मैथमेटिकली दिखाना चाहते हैं। कल्पना करो एक इरेगुलर शेप की कोई चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, इसका शेप इरेगुलर है, और मान लो इस शेप, इसके आउटर सरफेस पर हम एक पॉइंट P को कंसीडर कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू कंसीडर अ पॉइंट लाइंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर। जस्ट यू कैन सी हियर, मान लिया जाता है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू E है, और इस पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यू कैन सी हियर, और ये फील्ड जो है वह ऐसे एक्ट कर रहा है, यानी इस सतह के परपेंडिकुलर। हम इस चीज को तुमको दिखाना चाहते हैं। हमने यहां पर तो दिखा दिया कि ये जो फील्ड है इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। कल्पना करो ये जो फील्ड है, इस फील्ड का ये जो सरफेस है, इस सरफेस के एलोंग एक कंपोनेंट हम लेते हैं। किसी समय अगर ये कंपोनेंट जो है ये थीटा एंगल बनाता है, तो जो E का कंपोनेंट होगा इस सरफेस के अलोंग, याद रखा जाए ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यानी ये जो फील्ड डेवलप होगा वह इस सतह पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के अलोंग काज कर रहा है, इसलिए इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं। और यदि इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें, इफ वी टॉक about this tangential component of this field, then it is quite clear that this vector ET, it must be equal to E into cos theta. It is very clear. यानी ET की जो वैल्यू होगी वह E cos theta के तुल्य होगी। अब जरा सोचो भाई कि यह जो फील्ड हुआ जिसकी वैल्यू E cos theta है, इस फील्ड के प्रभाव में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या वो कोई फोर्स अनुभव नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू दिस कंपोनेंट E cos थीटा। और यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंपोनेंट E cos थीटा के वजह से यदि कोई फोर्स अनुभव करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये चलने की कोशिश करेंगे, और यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो ऐसी स्थिति में सरफेस करंट पैदा होने की प्रबल संभावना है। लेकिन चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अर्थात यहां पर इनका मूवमेंट कोई मायने नहीं रखता, चार्ज इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब है कि यदि सरफेस करंट पैदा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्लियर है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वो जीरो होगा।
और यदि चूंकि फोर्स जो है वह F इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज मान लिया जाए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज मान लिया जाए Q0 है, या इसको हम सपोज करो स्मॉल e से डिनोट करते हैं, और जो ये फील्ड हुआ E cos थीटा के बराबर हुआ। चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं किए, मूवमेंट नहीं, तो इसका मतलब फोर्स नहीं, और यदि फोर्स नहीं तो इसका मतलब F का वैल्यू 0 हुआ, और यदि F की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब कि स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू कॉस थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के तुल्य होगी। ध्यान दिया जाए, E it is a charge on electron, E is the applied electric field, cos थीटा जैसा कि क्लियर है। E स्मॉल e की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती, कैपिटल E की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती। इसका मतलब क्लियर है कि इस परिस्थिति में जब भी होगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। Dear students, this cos theta will be equal to 0 only when theta is equal to 90 degree. See here, theta is equal to 90 degree means that the electric field intensity will act just at right angle to the surface at the given point. अर्थात ये जो भी मैंने मैथमेटिकली तुम लोगों को दिखाया, इससे स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर स्थित किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो वह फील्ड हमेशा ही उस पॉइंट पर सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगा। नाउ आई वांट टू डिस्कस टू यू पीपल द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, अर्थात तीसरे प्रॉपर्टीज की हम बात करना करते हैं। नेट चार्ज inside a conductor is 0, यानी किसी भी कंडक्टर चाहे वह चार्ज हो चाहे न्यूट्रल हो, उसको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर सिचुएशन होती हो तो ऐसी स्थिति में उस कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो नेट चार्ज होगा वह 0 के तुल्य होता है, 0 के बराबर होता है। इस चीज को हम गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज करके और तुम लोगों को प्रूफ कर सकते हैं। आई वांट टू से दैट इफ यू वांट टू mathematically prove this fact that net charge inside a conductor is 0, you can take the help of Gauss's law. So from Gauss law, you know very well, it is clear that closed integral vector E dot ds it is equal to q by epsilon 0. My dear student, just I have discussed to you people that inside a charge conductor or a conductor, the electric field intensity is 0. So if electric field intensity that is E 0, no question arises for the origination of electric flux. I mean to say that the value of closed integral E dot ds will be 0. So this tells us a clear picture to you people that the value of q by epsilon 0 it is 0. And this is possible only when q is equal to 0. So in this way we can prove that net charge inside a conductor is 0. Let us now focus our attention about the next property of a conductor in electrostatic equilibrium. The fourth point I want to say that when charge is given to a conductor, then the charge, wholesome charge, resides over the outer surface of the conductor. So we can write electric charge supplied to a conductor resides
over its outer surface। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंडक्टर हो और यदि उस पर हम चार्ज दें तो जो भी चार्ज हम देते हैं, चूंकि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गया, टोटल चार्ज भी 0 हुआ, तो जो तुम चार्ज दिए आखिर वो कहां जाएगा? इसका मतलब क्लियर है कि जो भी चार्ज हम देते हैं किसी भी बॉडी को, जैसे मान लो ये हम एक मेटल की स्फीयर की कल्पना करते हैं और मान लो कि ये पहले से इस पर चार्ज है, सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। यह एक मेटलिक स्फीयर है और ये पहले से ये चार्ज है, कुछ भी चार्ज दें हम। अब इस पर एडिशनल कुछ चार्ज देंगे, वह चार्ज चूंकि अंदर में रहना ही सकता, वह चार्ज सीधे इसके ऊपरी जो सतह है, जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी सतह है, उस पर आकर के फैल जाता है, रिसाइड कर जाता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट इज दैट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट इज the various points are found to be इक्विपोटेंशियल। अब थोड़ा सा इस बात को समझा जाए। हम इसी मेटलिक स्फीयर की बात करते हैं। यह मेटल का स्फीयर है, कल्पना करो इस पर प्लस क्यू कूलम का चार्ज दिया गया, जो भी चार्ज है इसके ऊपरी सतह पर रिसाइड कर गया। अगर इसके अंदर की बात करें, अभी हम तुमको बताया कि अंदर में चार्ज 0, इसलिए फील्ड भी 0 होगा, और यदि फील्ड 0 हुआ तो थोड़ा सा इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, सो मेनी पॉइंट्स लाइंग इनसाइड दिस कंडक्टर। हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात क्या बनेगी? क्योंकि मैं बताया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्केलर क्वांटिटी को सहायता ली जाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इन भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर, सारे पॉइंट्स पर फील्ड की वैल्यू तो 0 हुआ, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ 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 क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, I want to tell you that all the points are of equipotential. What does it mean? It means that for all the concerned points, the value of electric potential will be same. How it will be same? You can see here, E is equal to 0, and already I have taught to you E is equal to minus dV by dr. This is called negative potential gradient. Electric field is equal to negative potential gradient. So minus dV by dr, it is equal to 0. How it is possible? It is possible only when V will be constant. ये तभी संभावना बनती है जब V का मान कांस्टेंट होगा, तभी इसको हम R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉइंट्स हैं, तमाम पॉइंट्स पर V की जो वैल्यू होगी वह सेम होगी, और वह जो V की वैल्यू होगी उतनी ही होगी जो कि इसके सरफेस पर जितने पॉइंट्स हैं उनके लिए होता है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के बराबर होता है, वही वैल्यू सारे पॉइंट्स पर होगा। तो इस बात को याद रखा जाए कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वह सेम होती है। Now I want to discuss to you people what is the value of
surface density of charge. My dear students, the next properties I want to discuss to you that for a charge conductor, the value of surface density of charge, that is sigma, may have got different values. यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर सरफेस डेंसिटी की जो वैल्यू है वह भिन्न भिन्न भी हो सकती है. इस वक्त so the next property about which I want to discuss to you people, that the value of surface density of charge for a conductor may have got different values. अर्थात किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उन पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है. कल्पना करें हम एक जस्ट यू ट्राई टू राइट हियर प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, the value of surface density of charge sigma may have different values. एक हम पेंसिल टाइप कंडक्टर की बात करते हैं. जस्ट यू सी हियर, इट इज अ मेटालिक कंडक्टर एंड इट हैज गॉट द शेप लाइक दैट ऑफ ए पेंसिल. यू कैन सी हियर. सपोज चार्ज इज गिवन टू यू दिस मेटालिक कंडक्टर. व्हाट विल बी हैपन? द चार्ज विल रिसाइड ओवर हिज एंटायर सरफेस. My dear students, I want to tell you that as this point has got the minimum value of surface, minimum value of area. That is why the value of this point sigma is maximum. इसलिए याद रखना इस बात को कि इस पॉइंट के लिए, मैं ऐसे पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जो पॉइंट है चूंकि इसकी सरफेस एरिया सबसे कम है इसलिए सिग्मा की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा होगी. नेक्स्ट, the value of electric field intensity vector E at a point on the surface of a charged conductor is given by vector E equals to sigma by epsilon naught यूनिट वेक्टर n. यानी कोई भी चार्ज कंडक्टर हो और उसके सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n से दी जाती है. और ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? इसके लिए मान लो हम एक इरेगुलर शेप की कोई भी बॉडी लेते हैं और ये इरेगुलर शेप चार बॉडी है. अब हम करते क्या है कि हम इस पर इस चार सरफेस के लिए एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, तुम देख सकते हो. और इस गॉसियन सरफेस के रूप में हमने एक सिलेंडर लिया, तुम देख सकते हो. ये एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस की कल्पना की है हमने, यू कैन सी हियर. और ये जो गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस है तुम देख सकते हो, इसका ऐसे लिया है कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस का
हाफ रीजन इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर ये गया है, और जो आधा भाग है रिमेनिंग हाफ, ये सरफेस के ऊपर है। तुम देख सकते हो। मान लिया जाए कि ये जो गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसका ये जो कैप एंड्स है, कैप एंड्स की जो एरिया है वो ds के बराबर है, और यह भी मान लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होती है उसकी वैल्यू E के बराबर होती है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या पोजीशन, क्या परिस्थिति बनती है यदि इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स हम निकालना चाहें, तो हम यही दिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स that is vector E dot ds and it is equal to Q by epsilon naught from Gauss law। अब जरा देखो भाई, ये जो गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसका निर्माण जैसा कि हमने पहले बता चुका है कि इसका निर्माण दो तरह के सतह से होता है। ये दोनों एंड पॉइंट्स पर फ्लैट सरफेसेस हैं और बाकी एक कर्व सरफेस है। क्योंकि यहाँ पर फील्ड की स्थिति ऐसी है कि कर्व सरफेस जो होगा, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि फील्ड E और ये जो सरफेस लेंगे दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री होगी। एंड कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, वी विल से दैट no electric flux will be originated through the curved surface. So it is quite clear the electric flux will be originated through the end points, cap surfaces or either flat surfaces. Now see here, ये जो remaining half है चूंकि कंडक्टर के अंदर है और ये कंडक्टर के अंदर है, तो स्वाभाविक सी बात है इस अंदर वाली So it is clear that this remaining half part of the Gaussian cylindrical surface will not contribute in the origination of electric flux. This is because the field inside this region is zero. So the only possible situation is that electric flux will be originated through this cap surface, this circular end caps. Now we want to calculate how much flux will be originated through this cap surface. It is clear that closed integral E into E dot ds, this means that it will be equal to E into ds cos theta. See here, the direction of field vector E and area vector ds both are acting along the same direction, so theta is equal to 0. So we will write E ds into cos of 0 degree, that you write E integral ds, and very clear the total surface area, it is equal to ds, so it will be equal to field into area, or you can suppose this is the elementary area and total area is capital A, so we write E into A. Now this E into A, it will be equal to how much? E from Gauss law, you can write E into A, that will be equal to Q by epsilon 0. Q is how much? Let the surface density of charge is sigma, the area is A, so we will write sigma into A divided by epsilon 0. A will be cancelled out, so we can write E is equal to sigma divided by epsilon 0, and in vector form we will write E equals to sigma by epsilon naught unit vector n. Okay, thanks. At the end of this video channel, I am going to tell you that you must share this video among your friends, your colleagues, so that maximum number of students can take benefit. Okay.